ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ये बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के 6 चैप्टर तक, मीन्स 1 to 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक का। ये 7th नंबर चैप्टर है। 7th नंबर चैप्टर में हम लोग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 7th नंबर चैप्टर है, उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का भी हम लोग लगभग 2 पार्ट पहले सोल्व कर चुके हैं। मीन्स फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 40 तक सोल्व किए हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग 41 से 80 तक सोल्व किए हैं। इस तरह से हम लोग 80 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्यूशन, और सीक्वेंस में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस जो पार्ट है, दैट इज जो पार्ट 3 है, इस पार्ट में हम लोग 81 से लेकर के आगे का जो आगे का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरा 81 नंबर क्या कर रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या कर रहा है। इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा दैट इज 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कॉस्ट, एक मूविंग इक्विपमेंट कॉस्ट जिसका दिया हुआ एक अर्थ मूविंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका इक्विपमेंट कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख एंड हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर, जो उसका लाइफ एस्टिमेटेड वो 10 ईयर दिया हुआ है, एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ 50,000। What uniform annual amount must be set aside at the end of each of the 10 year for replacement if the interest rate दिया हुआ है 8%, annual amount पूछ रहा है, and sinking fund दिया हुआ है at 8% per annum interest is 10 year, में sinking fund दिया हुआ है at 8% इंटरेस्ट के अनुसार 10 ईयर का 0.069। तो हमको अमाउंट निकालना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें निकालना क्या है। जो एनुअल अमाउंट जो दिया हुआ है यूनिफॉर्म एनुअल अमाउंट पूछ रहा है वो क्या है, और दिया हुआ सिंकिंग फंड, दैट इज सिंकिंग फंड फैक्टर दिया हुआ, सिंकिंग फंड फैक्टर। तो हम लोग जानते हैं सिंकिंग फैक्टर क्या होता है। सिंकिंग फंड फैक्टर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग SFF मीन सिंकिंग फंड फैक्टर, ये क्या होता है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। एन हो गया मेरा टोटल ईयर जितना तक होता है वो, दैट इज एन दिया हुआ था मेरा 10 ईयर, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, आई इंटरेस्ट है, ये दिया हुआ 8%। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है SFF का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ मेरा सिंकिंग फंड फैक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ 0.069 दिया हुआ, मीन्स सिंकिंग फंड फैक्टर दिया हुआ है मेरा 0.069। ठीक है, जो इसका जो वैल्यू होता है, हम फार्मूला देख लिए, होता है अमाउंट बाई फ्यूचर फंड, दैट इज इक्वल टू 0.09 दिया हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा पर इसमें नहीं देखते हैं, बस हमको ए निकालना है, एफ़ का वैल्यू इसमें निकालना दिया हुआ है। तो एफ़ का वैल्यू कैसे होगा, इसको अगर हम ए निकालें यहाँ से, तो ए अमाउंट हो गया एनुअल अमाउंट, तो ये कितना हो गया एफ़ इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर। ठीक है, तो एफ़ निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो मेरा दिया हुआ है इक्विपमेंट कॉस्ट, और इसमें से साल्वेज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसको करेंगे तो 5 इंटू 2 3, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 50,000 इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, सिंकिंग फंड फैक्टर को, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो मेरा ऑप्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ से, मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 4, इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसमें सिंकिंग फंड फैक्टर 0.069 को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो 31050 आ रहा है। तो हम लोग को जो एनुअल अमाउंट जो आ गया, एनुअल अमाउंट पूछ रहा था यूनिफॉर्म एनुअल अमाउंट में, वो कितना आ गया 31050, दैट इज ए। सिंपल इसमें एक फार्मूला याद रखना है, सिर्फ फार्मूला क्या था मेरा, सिंकिंग फंड फैक्टर इज इक्वल टू होता है एनुअल अमाउंट डिवाइड बाई फ्यूचर फंड। इसको और अगर हम सोल्व करें तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये होता है सिंकिंग फंड फैक्टर।
ठीक है, इतना बराबर दिया। अगर मेरा ये वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता, मीन्स 0.069 नहीं दिया रहता, तो हम लोग n का वैल्यू पुट करते हैं 10 और i का वैल्यू पुट करते हैं 8। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करने के बाद मेरा एस एफ एफ का वैल्यू निकल जाता। यहाँ से f निकालते हैं इस माइनस इससे, तो a का निकल जाता है वैल्यू। लेकिन मेरा दिया हुआ था ऑलरेडी मेरा 0.609 सिंकिंग फंड का फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ था, इसलिए हमको ये फार्मूला जो है हमको सोल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बहुत आसानी से सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहा है वो देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए मशीन कोस्ट, एक मशीन है जिसका कोस्ट दिया हुआ है, ए मशीन कोस्ट 20,000 एंड यूजफुल लाइफ 8 ईयर, यूजफुल लाइफ उसका 8 ईयर दिया हुआ है। द मनी इज बोरोड एट 8% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट पे जब मनी लिया गया पर एनम, देन कैपिटल रिकवरी फैक्टर एट 8% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 8 ईयर इज इतना दिया हुआ है। कैपिटल रिकवरी फैक्टर दिया हुआ है 8% इंटरेस्ट पे और 8 ईयर के लिए दिया हुआ है। मीन्स 8% इंटरेस्ट रेट पे 8 ईयर का जो CRR का जो वैल्यू है वो दिया हुआ मेरा 0.174। तब CRR का जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CRR जो होता है कैपिटल रिकवरी, सॉरी CRF है ना, CRF है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या होता है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर जो होता है वो होता I1 प्लस I टू द पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1। ये होता है मेरा कैपिटल रिकवरी फैक्टर का बेसिक फार्मूला। तो लेकिन ये इसमें दिया हुआ है कैपिटल रिकवरी फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.174। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता 0.174 तो हम लोग i के जगह पर पुट करते 8 और n के जगह पर पुट करते 8, दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग निकाल सकते थे। तो CRF का फार्मूला हम लोग देख लिए, ये याद रखना है, I1 प्लस I टू द पावर n डिवाइड बाई I1 माइनस 1। ठीक है, I प्लस 1। I अगर ये वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम लोग I के जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो इसके बराबर क्या होता है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर बराबर होता है A बाई P, मीन्स एनुअल अमाउंट डिवाइड बाई जो इनिशियल अमाउंट है वो। तो यहाँ से हम लोग को निकालना इसमें क्या है, द कैपिटल रिकवरी फैक्टर, द एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट, जो एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट है दैट इज ए का वैल्यू निकालना है। और दिया हुआ इसमें क्या है मेरा CRF का जो वैल्यू दिया हुआ, CRF बराबर होता है A बाई P। तो CRF का वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना 0.174। ठीक है, तो 174 इज इक्वल टू कितना A बाई P का वैल्यू कितना दिया हुआ 20,000। तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल इसको अगर निकालने का जो बेसिक अगर करें तो 0.174 मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 का। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है 3480 दैट इज B। सिंपल इसमें से कुछ नहीं करना था, CRF का जो वैल्यू होता है A बाई P होता है, CRF का वैल्यू दिया हुआ है 0.174, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। P से P कितना दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है इस फुल 20,000, तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 83 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम। कह रहा है कोई एक्टिविटी जो है, जब कोई एक्टिविटी है तो उसका एक्सपेक्टेड टाइम में कंप्लीशन हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेरा ये एक्टिविटी दिया हुआ है, मान लीजिए एक्टिविटी ए दिया हुआ है, इसका जो एक्टिविटी जो दिया हुआ ए, इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो कंप्लीट जो एक्सपेक्टेड टाइम है और कंप्लीशन टाइम है दोनों इक्वल हो जा रहा है। मीन्स जो इसका कंप्लीशन टाइम है किसी एक्टिविटी का, वो जो कंप्लीट हो रहा है वो उसका एक्सपेक्टेड टाइम में हो रहा है। इसका मतलब यही होता है कि उसका कंप्लीशन टाइम एक्सपेक्टेड टाइम दोनों सेम हो जाए। मीन्स कंप्लीशन टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम दोनों सेम हो जाए तो उसको कह सकते हैं, जो यही क्वेश्चन कर रहा है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी एक्टिविटी का प्रोबेबिलिटी क्या है उसका कंप्लीशन टाइम में, और एक्टिविटी का जो कंप्लीशन टाइम है किसी एक्टिविटी का वो एक्सपेक्टेड टाइम में कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग जानते हैं एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर बराबर क्या होता है TS माइनस TE डिवाइड बाई सिग्मा।
टी एस क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम होता है, टी ई क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम होता है, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है मेरा कि दोनों सेम हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किस टाइम पे जब कंप्लीशन टाइम और एक्टिव एक्सपेक्टेड टाइम दोनों सेम हो जाए, मीन्स टी एस बराबर टी होगा, तो जो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 बाई सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन है तो टोटल ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू आ गया वो 0 हो गया। तो हम लोग एक टेबल जानते हैं, टेबल क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर दिया हुआ है मेरा जेड का वैल्यू, अलग अलग जेड का वैल्यू के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कितना होता है वो नहीं जानते हैं। अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी जो होता है, अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 है तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होता है। अगर 1 है तो जो इसका प्रोबेबिलिटी होता है वो इंक्रीज करते जाता है, मीन्स 84.14 आ जाता है, मीन्स 84.13 आ जाता है। 2 है तो थोड़ा और इंक्रीज होगा तो 97.72 हो जाता है, और 3 है तो 99.87 हो जाता है। इसका सिंपल ट्रिक्स है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा इसका जो आंसर हो गया टी एस बराबर टी अगर हो जाए, जेड का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 50% होगा, तो पी इसका आंसर हो गया 50%। और अगर जेड का वैल्यू 84.1 कब हुआ, जब जेड बराबर 1 हो जाता है। 99.9 कब होता है, जब जेड का वैल्यू 3 हो जाए। और यही अगर 97.72 रहता तो जेड का वैल्यू 2 रहता। जब जेड का वैल्यू 2 है उस समय 97 रहता है, जेड बराबर 1 है तो 84 रहता है, और जेड बराबर 3 है तो 99 रहता। तो दूसरा एक और इसमें एक टेबल अगर हम शॉर्टकट याद करने की कोशिश करें तो इस तरह से अगर टेबल बना लेते हैं, तो अलग अलग जेड का वैल्यू के लिए यहाँ पर अगर हम 0 इंडिकेट करते हैं, जेड ये जेड का वैल्यू है, मीन्स प्रोबेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू ऊपर में हम लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जेड का वैल्यू रखते हैं 0, 0 पे कितना आता है प्रोबेबिलिटी 50%। उसी तरह से 1 पे, 2 पे, 3 पे याद रखना। इसी तरह से माइनस की ओर जाते हैं, तो माइनस की ओर जाते हैं तो यहाँ पे -1, -2, -3 माइनस की ओर जाते हैं, तो सेम दोनों का ऐड करेंगे, मीन्स इसका और इसका ऐड करेंगे तो लगभग 100 बराबर आता है। तो यहाँ पर मेरा आया था 99.87, इधर कितना आ जाएगा 0.83, यहाँ पे कितना आया था मेरा 97.7 आया था अप्रोक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 होने के लिए 2.28, यहाँ पे मेरा 84.1 आया था 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.28। इस तरह से मेरा टेबल याद रह गया, ऊपर ये जेड का वैल्यू दिखा रहा है, नीचे का जो पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। सिंपल, बहुत लोग हम लोग सिर्फ इतने ही याद रखते हैं, 0 है, अगर जेड का वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 50% होता है, 1 है तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है 84.13 होता है, अगर 2 है तो 97.74 होता है, अगर 3 है तो 99 समथिंग होता है। ठीक है, तो इससे भी काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्या कहता है, इफ द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ एन प्रोजेक्ट इज मोर देन, अभी क्या बोल रहा है, शेड्यूल कंप्लीशन टाइम मीन्स टी एस, ठीक है, कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर देन एटलीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, टी एस जो है ग्रेटर है टी से, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन, तब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगा किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का इन द शेड्यूल्ड कंप्लीशन, जो शेड्यूल दिया हुआ है टी एस जो दिया हुआ है उस टाइम में किसी कंप्लीट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जेड का जो वैल्यू होता है टी एस माइनस टी होता है डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, तो टी एस जो है ग्रेटर है, जब टी एस ग्रेटर है टी से तो जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, जब मेरा तो जेड जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से, जब जेड ग्रेटर है, तो अभी हम लोग टेबल देखे थे कि जब जेड जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू अगर 0 आता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू अगर 0 आता है तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है मेरा 50%, लेकिन जैसे ही 1 आता है मीन्स 0 से जैसे ही बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी मेरा कितना आता है 84 पॉइंट समथिंग, मीन्स 50 से ज़्यादा आया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जेड का वैल्यू अगर जेड का वैल्यू पॉजिटिव आता है मीन 0 से ज़्यादा आता है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 50 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखे थे फर्स्ट केस में मेरा 84.13 आया था 1 के लिए, जेड का वैल्यू 1 के लिए, और अगर जेड का वैल्यू 2 आया था तो 97.7 आया था 99 पॉइंट, अगर जेड का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ते जाता है।
इस तरह से देख सकते हैं कि जेड ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 50 हो जाएगा, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 10 डेज। अभी क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है, मीन्स कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ 10 डेज, ठीक है, टी दिया हुआ है मेरा 10 डेज, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डेज, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ 2 डेज। द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विदिन विथ 99% प्रोबेबिलिटी। अब बोल रहा है द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन पूछ रहा है, टाइम ऑफ कंप्लीशन पूछ रहा है किसमें, टाइम ऑफ कंप्लीशन किसमें पूछ रहा है, जो 99% है प्रोबेबिलिटी, कितना है कंप्लीशन होने का टाइम, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना चांस है कुछ टाइम में निकालें कि 99% प्रोबेबिलिटी हो, उस 90 कहने का मतलब ये है कि 99% प्रोबेबिलिटी है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो उसके लिए जो टीएस का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो 99% प्रोबेबिलिटी होने के कितना चाहिए वो पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला, अगर 99% मेरा दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, तो 99% पे हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू देखे थे, अभी कितना था, वो 3 था, मीन्स जेड का वैल्यू 3 था। 99% प्रोबेबिलिटी है तो जेड का वैल्यू मेरा 3 है। हम लोग जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, टी एस माइनस टी ई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो टी जेड का वैल्यू दिया हुआ मेरा 3, मीन्स 3 दिया हुआ है 99.9% प्रोबेबिलिटी के लिए, जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है वो 3 होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई डिवाइड बाई सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ 2 डेज, तो यहाँ पर 2 डाल दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया टी एस का वैल्यू, और टी ई एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ 10 डेज, तो 3 दूनी 6 माइनस इधर गया था प्लस में 10, टोटल हो गया 16 डेज, 6 + 10 इक्वल टू 16 डेज। तो यहाँ से निकाल सकते हैं मेरा टी एस का जो वैल्यू आ गया वो 16 डेज आ गया, दैट इज डी ऑप्शन। कुछ नहीं, बेसिक था इसमें भी, जेड इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई डिवाइड बाई सिग्मा लगाना है और कुछ नहीं करना। हम लोग एक टेबल अभी भी बोले थे कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना है, जेड का वैल्यू प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, 0 के लिए 50, 1 के लिए 84.1, 2 के लिए 97 और 3 के लिए 99.87, ये तीनों मिनिमम याद ही रहना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो 85 का आंसर हो गया मेरा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 86 नंबर क्या कर रहा है, इफ द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 60 वीक। जब एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है किसी प्रोजेक्ट कंप्लीशन का 60 वीक विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 5 वीक, मीन्स टी का वैल्यू दिया हुआ है 60 वीक, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 5 वीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन द प्रोजेक्ट इन 50 वीक्स एंड 65 वीक रिस्पेक्टिवली। इसमें 2 केस हैं, इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कंप्लीट होने का इस प्रोजेक्ट का, फर्स्ट केस में 50 वीक में, और सेकंड जो केस है वो 65 वीक में सेकंड केस। तो सबसे पहला केस देखते हैं, तो पहला केस में अगर देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालने का, प्रोबेबिलिटी फैक्टर से है, तो टी एस का वैल्यू मेरा फर्स्ट में दे रहा है 50 वीक, तो 50 वीक में कंप्लीशन होने का कितना चांस है वो देखते हैं। तो 50 माइनस एक्सपेक्टेड टाइम, टी एस माइनस टी होता है, तो एक्सपेक्टेड टाइम 60 दिया हुआ है, 60 डिवाइड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ 5 वीक, तो 5 यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया 50 माइनस 60, मतलब तो -10, 5 गया -2, तो -2 आ गया जेड का वैल्यू। तो फर्स्ट केस में जो रहा है, फर्स्ट केस में जो मेरा है उसमें जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हम लोग अभी देखे थे कि -2 के लिए जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर -2 रहता है तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, -2 पे क्या था, अगर +2 पे था, +2 पे मेरा कितना था 97.74 था, 97.74 था, तो -2 पे कितना होगा, इसमें से 100 में से इसमें घटा देते हैं, तो अप्रोक्स मेरा 2.28 आ रहा है, 2.28%। तो जो फर्स्ट केस का जो मेरा आ गया 50 वीक में कंप्लीट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है मेरा 2.23, 2.28, तो अप्रोक्स मेरा ये आ रहा है, दूसरा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा आंसर यही होगा। लेकिन सेकंड में भी चेक कर लेते हैं, सेकंड में चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड केस में चेक करते हैं, तो जेड बराबर फिर लगाता है वही टी एस माइनस टी ई, तो टी एस मेरा दिया हुआ कितना 65, तो 65 माइनस टी ई कितना दिया हुआ है 60 वीक, तो 60 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है मेरा 5 वीक, तो यहाँ पे 5 लगाते हैं, 65 माइनस 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5/5 माने तो 1। तो यहाँ से देख लिए कि सेकंड केस जो मेरा है, सेकंड केस में जेड का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, जब जेड बराबर 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा 84.1
84.13 84.13 टेबल से। तो यहाँ से देख लें कि 60 वीक में होने के लिए कितना है 84 पॉइंट, या फिर जेड बराबर 1, और ये 50 के लिए जेड बराबर -2, जेड बराबर -2 के लिए मेरा 2.3% एंड जेड बराबर 1 के लिए 84 मीन्स 84%, दैट इज ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ यूजुअल नोटेशन कैपिटल रिकवरी फैक्टर मीन्स CRF का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें कौन सा आता है। हम लोग लास्ट में ही देखे थे जो CRF का फॉर्मूला क्या था। CRF का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, I1 + I⁴n डिवाइड बाई 1 + I⁴n - 1। यही हम लोग इसमें सर्च करना है कि इसमें कौन है CRF का वैल्यू। तो अगर देखा जाए ये हो गया मेरा सिंकिंग फंड फैक्टर का वैल्यू। सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला हो गया मेरा I डिवाइड बाई 1 + I⁴n - 1, और ये मेरा हो गया CRF का फार्मूला, कैपिटल रिकवरी फैक्टर और सिंकिंग फंड फैक्टर। तो इस तरह से जो मेरा CRF का वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्ज इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मर्ज इवेंट पूछ रहा है, इसमें कौन है। तो दो इसमें होता है, पहला होता है मर्ज इवेंट और दूसरा होता है वर्स्ट इवेंट। मर्ज इवेंट और बर्स्ट इवेंट। मर्ज इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जिस इवेंट पे अगर किसी एक इवेंट दिया हुआ है, इस इवेंट पे मोर देन वन एक्टिविटी आकर के मिल रहा है, मोर देन वन एक्टिविटी मीटिंग एट ए नोड एट ए इवेंट, देन दैट इवेंट इज नोन एज मर्ज इवेंट। कहने का मतलब है अगर किसी एक इवेंट दिया हुआ है, इस इवेंट पे एक से ज़्यादा अगर एक्टिविटी आके मर्ज कर रहा है, मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं मर्ज इवेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं मर्ज इवेंट। और इसी का उल्टा केस अगर किसी एक इवेंट से अगर मोर देन वन एक्टिविटी अगर इससे निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बस्ट इवेंट। उससे बस्ट कर रहा है मीन्स बाहर की ओर निकल रहा है, उसको बोलते हैं बस्ट इवेंट, उसको बोलते हैं बस्ट इवेंट। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें मर्ज इवेंट पूछ रहा है। ठीक है, मर्ज इवेंट पूछ रहा था। मर्ज इवेंट बोलना तो क्या मर्ज करना, मोर देन वन एक्टिविटी मीटिंग एट ए नोड या एट ए इवेंट, तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं, मर्ज इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला केस में ही है, पहला ही केस है जिसमें मेरा पहला केस है जो मोर देन वन एक्टिविटी मीटिंग एट ए मीन्स एक ए इवेंट पे 1 2 3 एक्टिविटी मिल रहा है, इसमें कह सकते हैं कि जो मेरा जो ए इवेंट है वो मर्ज इवेंट है। ठीक है, अगर ए है यहाँ ए से बाहर निकल रहा तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, ये बर्स्ट इवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बर्स्ट इवेंट हो गया। ठीक है, मेरा मर्ज इवेंट पूछ रहा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है। ए ट्रैक्टर सोवेल हैज परचेज प्राइस ऑफ RS 4.7 lakh and could save the organizations at amount of rupees 1 lakh per annum, 1 lakh per annum on operating cost। ऑपरेटिंग कॉस्ट का वो सेविंग कर रहा है। द साल्वेज वैल्यू आफ्टर द amortization पीरियड इज 10% ऑफ द परचेज प्राइस। 10% जो इसका है वो साल्वेज वैल्यू है ना। द कैपिटल रिकवरी पीरियड कितना होगा, कैपिटल रिकवरी पीरियड पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये दिया हुआ है जो सेविंग है, जो पर ओपनिंग जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, वो 1 लाख पर एनम है। तो मतलब 1 लाख पर एनम, एक साल में अगर 1 लाख लगेगा तो टोटल जो मेरा अगर 1 लाख एक साल में बचा रहा है, सेव कर रहा है, तो टोटल जो मेरा यहाँ पे आ रहा है वो देखते हैं कितना बच रहा है। तो टोटल मेरा 4.7 लाख था, 4.7 लाख था। और जो साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू कितना 10% दिया हुआ, 10% दिया हुआ परचेज का 10%। तो इसका 10% निकालते हैं, 4.7 का 10% निकालते हैं 10/7। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो मेरा टोटल पीरियड आ जाएगा, रिकवरी पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 4.7 माइनस 4.7 का 10%। ठीक है, इससे जो अमाउंट आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो जो मेरा पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 0 0 यहाँ से कट गया, तो 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से डिवाइड किया 0.7, तो 0.7 करेंगे तो 4.23 लाख आ रहा है यहाँ से। इसको पर एनम 1 लाख है, तो टोटल इतना खर्चा होने में कितना लगेगा। अगर एक सेव कर रहा है मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये 1 लाख पर एनम सेविंग में जा रहा है, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो 4.23 कितना होगा, 4.23 ईयर में। तो 4.23 ईयर दैट इज 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन द बार चार्ट प्लानिंग, बार चार्ट प्लानिंग क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, एक रिलेशन होता है किस में, एक्टिविटी और ड्यूरेशन में, एक्टिविटी और टाइम में। जो वर्टिकल पॉइंट होता है, वर्टिकल डायरेक्शन होता है, उसको एक्टिविटी से इंडिकेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होता है
उसको हम लोग टाइम से इंडिकेट करते हैं। तो यही बोल रहा है, ये जो होता है इसमें जो बार चार्ट जो होता है या बार डायग्राम इसको बोलते हैं, बार डायग्राम जो होता है हॉरिजॉन्टल जो हुआ उसको टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है, वर्टिकल जो हुआ वो एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑपरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूक्ट। इसमें जो होता है जो इंडिपेंडेंसी जो ऑपरेशन है इसका इंडिपेंडेंसी नहीं रहता है, मीन्स अलग अलग इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस इन वर्क कैन बी मेजर, नहीं जो वर्क प्रोग्रेस है वो भी मेजर नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, सेपरेशन टाइम ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड, जो स्पेयर टाइम है जो अलग अलग इसका जो है उसका टाइम निकालने इसमें नहीं निकाल सकते, निगेटिव पॉइंट इसमें ज़्यादा होती है बार चार्ट में। तो यही का इसमें है कि स्पेयर टाइम नहीं निकाल सकते हैं, शेड्यूल कैन नॉट बी अपडेटेड, जो शेड्यूल टाइम है इसका अपडेट नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंसी इसमें नहीं रहता है। तो जो इसका नहीं जो पोर्शन है इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑपरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, मीन्स इंडिपेंडेंसी नहीं रहता है, मीन्स ये ऑप्शन ऑपरेशन सही है, मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैन बी मेजर, प्रोग्रेस जो होता है कैन नॉट बी मेजर, इसको कह सकते हैं कैन नॉट बी मेजर। यहाँ पे कैन बी मेजर नहीं होता, कैन नॉट बी मेजर होगा, मीन्स इसको मेजर नहीं करते हैं। द स्पेयर टाइम ऑफ द एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड, स्पेयर टाइम इसमें डिटर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। शेड्यूल कैन नॉट बी अपडेटेड, हाँ शेड्यूल है कैन नॉट बी अपडेटेड, इसको अपडेट नहीं कर सकते, मीन्स ये स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट ये सही, जो दोनों में नोट लगा हुआ, बाकी ये दोनों गलत है, 2 3 गलत है, 1 3 4 सही है। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सही है। तो 1 और 4 मेरा सही है, दैट इज बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 91 नंबर क्या कर रहा है। An activity A B can be started independently. Activity E can start only when A and B have been completed. Activity D follow A and proceed F. Activity E and F merge at the object when the plan. मैं इसका एक नेटवर्क प्लान बनाने बोल रहा है, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको नेटवर्क प्लान देखते हैं और स्टार्टिंग से चलते हैं क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें वो देखते हैं कि एक्टिविटी ए एंड बी कैन बी स्टार्ट इंडिपेंडेंटली, मीन्स ए और बी जो है दोनों अलग अलग स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब अगर मेरा इवेंट ए है तो यहाँ से ये अगर ए स्टार्ट होता है तो यहाँ से मेरा बी स्टार्ट होगा, मतलब ए है ये बी है, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंटली स्टार्ट होना। तो ए और बी मेरा इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो रहा है। तो देख लेते हैं कि ए और बी कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो इंडिपेंडेंटली इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, मीन्स चारों ऑप्शन सही है इसके अनुसार। दूसरा क्या करता है, कैन बी स्टार्ट इंडिपेंडेंटली। एक्टिविटी ई कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन ए एंड बी, एक्टिविटी ई जो है तभी स्टार्ट होता है जब ए और बी जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ए स्टार्ट तभी होता है जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन में सही है। तो ई मेरा ई है, ई कब स्टार्ट होगा जब ए और बी, तो इसके अनुसार तो नहीं है, क्योंकि ई जो स्टार्ट होगा तब स्टार्ट होगा ई कि सिर्फ बी कंप्लीट होगा तब ई स्टार्ट होगा, मीन्स ये गलत है। तो पहला ऑप्शन छट गया। ई स्टार्ट तभी होगा जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो जाए। तो ये डमी एक्टिविटी जो रहे मीन्स इससे ये सही हो सकता है। इसमें भी ए और बी दोनों कंप्लीट होगा तब ई शुरू होगा, मीन्स ये भी सही है। और बी ई इसका उल्टा एरो है, मीन्स डमी एक्टिविटी का डायरेक्शन अलग डायरेक्शन, मीन्स ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है। तो मीन्स ए और डी छट गया, बचा बी और सी। तो नेक्स्ट अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ से एक्टिविटी डी फॉलो ए एंड प्रोसीड एफ। कह रहा एक्टिविटी जो डी है, जो एक्टिविटी डी है, मान लिया जाए ये एक्टिविटी डी है मेरा, ये एक्टिविटी डी है, डी फॉलो ए एंड प्रोसीड एफ। ए के फॉलो कर रहा है और एफ के प्रोसीड में है, मीन्स एफ के पीछे है और ए का आगे है। कहने का मतलब इसका जो लास्ट स्टेटमेंट इसको दिया हुआ है, एक्टिविटी डी फॉलो ए एंड प्रोसीड एफ, ए को फॉलो कर रहा है डी और एफ के प्रीसीड में है, मीन जब भी बनेगा फॉर्म तो ऐसे बनना चाहिए, ए डी एफ का फॉर्म में बनना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं, ए और डी तो पहले ही छट गया है ई वाला फॉर्म में ही, अब बचा बी और सी। तो ए डी एफ का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ए डी एफ है इसमें, ए डी एफ इसमें है, ए डी एफ इसमें ए एफ डी है, मीन्स डी का फॉलो प्रीसीड में एफ नहीं है। तो इस तरह से जो मेरा करेक्ट आंसर हो गया वो सी हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कहाँ से कहाँ तक बता रहा है, फिर सेकंड पॉइंट को देखें हम लोग कहाँ से कहाँ तक बता रहा था, उसी तरह से तीसरा पॉइंट को देखें कि डी अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग कंडीशन दिया रहा था। इस तरह से छाट करके हम लोग नेटवर्क ड्रा करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी। फ्री फ्लोट क्या होता है,
फ्री फ्लोट पूछ रहा है कि क्या होता है, तो हम लोग फ्री फ्लोट जानते हैं कि फ्री फ्लोट का अगर देखा जाए तो अर्लेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लेस्ट फिनिश टाइम का जो रेशियो होता है माइनस ड्यूरेशन, इसी को बोलते हैं टोटल फ्री फ्लोट। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। इन क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी ग्रेटर देन टोटल फ्लोट। अच्छा, ये रिलेशन पूछ रहा है कि दोनों में क्या होता है। तो इसमें हम लोग सबसे जानते हैं क्या होता है कि टोटल फ्लोट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। टोटल फ्लोट ग्रेटर या इक्वल टू फ्री फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज ग्रेटर या इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। ठीक है, टोटल फ्लोट इज ग्रेटर या इक्वल टू फ्री फ्लोट एंड फ्री फ्लोट ग्रेटर या इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। तो फ्री फ्लोट पूछ रहा है ग्रेटर देन टोटल फ्लोट। जो फ्री फ्लोट है क्या ग्रेटर है टोटल फ्लोट का? नहीं, टोटल फ्लोट जो होता है टोटल फ्लोट ग्रेटर या इक्वल टू होता है फ्री फ्लोट के। तो ग्रेटर तो होगा नहीं, सिर्फ इक्वल हो सकता है, तो ग्रेटर नहीं होगा, ये गलत है। ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, जो फ्री फ्लोट है अभी हम लोग देखें कि फ्री फ्लोट इज ग्रेटर या इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो ये मेरा सही है। इक्वल टू टोटल फ्लोट, हाँ इक्वल हो सकता है टोटल फ्लोट का, ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, मीन्स लेस नहीं होगा इससे फ्री फ्लोट, तो इक्वल हो सकता है। तो लेस देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, जो फ्री फ्लोट है लेस होगा नहीं, लेस नहीं होगा, जब भी होगा तो ये ग्रेटर होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, इससे कम नहीं होगा, मीन्स लेस नहीं होगा और ग्रेटर इससे नहीं होगा। तो मेरा दो ऑप्शन सही हो गया, मीन्स ग्रेटर द इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इक्वल टू टोटल फ्लोट, मीन्स 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 किस में है, 2 3 बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम वन be the correct one of the deciding the most optimal cost and duration of the project। कहने का मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है जो ड्यूरेशन और कोस्ट में रिलेशन बता रहा है। कोस्ट और ड्यूरेशन में जो रिलेशन बता रहा है वो डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना कौन सही है। देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। तो क्या रहा है, टोटल कोस्ट है, इनडायरेक्ट कोस्ट है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट में रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट कोस्ट होता है, अगर मेरा ये ड्यूरेशन अगर ये ड्यूरेशन है, ये अगर कोस्ट मान लेते हैं, ये ड्यूरेशन ये कोस्ट है, तो जो इनडायरेक्ट कोस्ट का जो डायग्राम होता है, इनडायरेक्ट कोस्ट जो होता है जो टाइम के साथ बढ़ता है, इनडायरेक्ट कोस्ट जो होता है वो टाइम के साथ बढ़ता है, तो जो इसका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एक इसका ग्राफ हो गया इनडायरेक्ट कोस्ट का, ठीक है। और जो डायरेक्ट कोस्ट होता है वो टाइम के साथ घटता है, मीन्स टाइम के साथ घटते करने का मतलब ये है कि अगर टाइम हम कम करेंगे तो डायरेक्ट कोस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो ग्राफ इसका आएगा वो इस तरह से ग्राफ आएगा। जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे डायरेक्ट कोस्ट जो मेरा घटते जाएगा, और टाइम को घटाएंगे, जैसे जैसे टाइम को हम घटाते हैं, इस टाइम को अगर घटा रहे हैं तो जो डायरेक्ट कोस्ट जो है वो बढ़ते जाता है, डायरेक्ट कोस्ट बढ़ते जाता है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इनडायरेक्ट कोस्ट का, ये डायरेक्ट कोस्ट था। रिलेशन देख लेते हैं दोनों में, कहाँ इसमें दिया हुआ। तो डायरेक्ट कोस्ट यहाँ से देखा जाए, सबसे ऑप्शन ए से ही चेक करते हैं, ऑप्शन ए से देखते हैं। ये इनडायरेक्ट कोस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट कोस्ट जब भी होगा तो टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कहने का प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये है कि टाइम बढ़ेगा तो ड्यूरेशन भी, टाइम बढ़ेगा तो कोस्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डायरेक्ट कोस्ट जो भी होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो ये मेरा डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट कोस्ट। नीचे से डायरेक्ट कोस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही है, इनडायरेक्ट कोस्ट इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये भी सही है। टोटल कोस्ट ये भी सही है, मीन्स ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो लग रहा है कि मेरा भी सही होगा। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, तो डायरेक्ट कोस्ट इंक्रीजिंग है, ये तो गलत हो जाएगा यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन तीनों पैरेलल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से मेरा जो एग्जैक्ट आंसर हो गया उसमें वो यही है, मीन्स बी। डायरेक्ट कोस्ट जो है डिक्रीजिंग ग्राफ है, इनडायरेक्ट कोस्ट है इंक्रीजिंग ग्राफ है, दैट इज बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। याद इसमें यही रखना है कि जो इनडायरेक्ट कोस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, या फिर एक बढ़ेगा ड्यूरेशन बढ़ेगा, अगर ड्यूरेशन बढ़ता है तो मेरा इनडायरेक्ट कोस्ट भी बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है। इन टाइम कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्रशिंग इज डन। जो टाइम कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन है प्रोजेक्ट में, तो क्रशिंग कहाँ से डन किया जाता है? हम लोग क्रशिंग जानते हैं कहाँ से शुरुआत किया जाता है। क्रशिंग जब भी होता है तो मिनिमम जो मिनिमम रहता है कोस्ट स्लोप, मीन्स डी बाई डी का जो वैल्यू है चेंज इन कोस्ट बाई चेंज इन टाइम, तो इसी को डेल सी बाई डेल टी कहते हैं।
तो जो जो स्लोप होता है वो जो मिनिमम होता है किसके अलोंग, अलोंग क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो मिनिमम को स्लोप होता है वहीं से हम लोग क्रशिंग स्टार्ट करते हैं, क्रशिंग। तो इसमें देखते हैं क्रशिंग इज डन ऑन ऑल एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी का नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑल एक्टिविटी का नहीं करते हैं जिसका मिनिमम कोस्ट स्लोप रहता है, जिसका मिनिमम कोस्ट स्लोप रहता है और अलोंग द क्रिटिकल पाथ उसी को करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा एक गलत हो गया, ऑन ऑल एक्टिविटी लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ, ऑल एक्टिविटी को नहीं करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जो इसका कोस्ट स्लोप मिनिमम होता है। ओनली ऑन एक्टिविटी लाइंग ऑन द ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ एंड हैविंग फ्लैटर कोस्ट स्लोप, फ्लैटर नहीं यहाँ पे मिनिमम होगा, मीन्स फ्लैटर नहीं होगा, फ्लैटर कोस्ट स्लोप नहीं, मिनिमम कोस्ट स्लोप से होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, ऑन ओरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटी, जो क्रिटिकल एक्टिविटी है and those that becomes critical at any stage of crushing in the order of ascending cost slope। ascending cost slope करने का मतलब सबसे पहले छोटा वाला हो गया, फिर इससे बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, मीन्स ascending order में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, हाँ, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जो कम से कम रहता है, जो मिनिमम कोस्ट स्लोप जो रहता है उसी से स्टार्टिंग करते हैं। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, पूछना क्या कर रहा है इसमें, for the path of the certain network shown in figure the expected time and standard deviation, मीन्स इसमें टी का वैल्यू पूछ रहा है एंड टी और सिग्मा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग अलग अलग पहले निकाल लेते हैं एक एक का वैल्यू का। सिग्मा टी क्या होता है, टी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6, ये होता है टी का वैल्यू। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू निकालें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या होता है मेरा, टी पी माइनस टी नोट डिवाइड बाई 6। टी पी क्या हो गया, पेसिमिस्टिक टाइम एंड टी ओ हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। तो पहले टी निकालते हैं और सिग्मा निकालते हैं इंडिविजुअल का। इसका निकालेंगे फर्स्ट का, टी का फॉर्मूला पर डाटा वैल्यू पुट करेंगे, टी ओ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पी डिवाइड बाई 6, इससे निकाल लेंगे। और इसके बाद सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा का फार्मूला बताएं क्या, टी पी माइनस टी नोट बाई 6, दोनों का निकाल लेते हैं। और अगर सब ओवरऑल प्रोजेक्ट का निकालना है तो टी ओवरऑल का जो हो जाएगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरह से आगे होगा। लेकिन जो सिग्मा का वैल्यू निकालने के बारी आता है, अगर सिग्मा ओवरऑल प्रोजेक्ट का निकालें तो इसमें क्या करते हैं, अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, इस तरह से सिग्मा निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो निकालता है पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट का, तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसका निकालते हैं। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 3 प्लस 4 टाइम्स इंटू 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 6, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आ रहा है, सोल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ रहा है 49/36 आ रहा है। मीन्स इसका अगर टी का वैल्यू निकालें, टी का वैल्यू फर्स्ट का निकालें तो 49/36 आ रहा है, इस तो जीरो हो गया। और इसको अगर निकाला जाए तो इसका सिग्मा, इसका जो निकाला जाए टी का जो वैल्यू इसका निकालें तो इसका 5.5 आ रहा है, इसका 0, इसका 6 और इसका आ रहा है 8.5। तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो टी फाइनल जो आ गया वो कितना मेरा आ गया, फाइनल जो आ गया टी, इसका जो वैल्यू आ गया फाइनल 20 आ गया। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा निकालेंगे। इसका अगर सिग्मा निकाल रहे हैं तो सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, टी पी पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। तो टी पी मेरा कितना दिया हुआ है 10, 10 माइनस इसका कितना दिया हुआ टी पी, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ ना, हाँ, टी पी मेरा कितना हो गया 10 माइनस टी नोट कितना दिया हुआ है, टी पी मेरा आ गया, टीपी मेरा आ गया कितना, अगर टीपी निकाला जाए फर्स्ट केस में, इस केस का टीपी सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा 1 का निकालते हैं तो 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, तो 10 माइनस कितना हो गया 7/6। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आ गया 7/6, इसका 0 हो जाएगा, इसका 9 में से 3 गया 6 बाई, तो सिग्मा बराबर 1 हो गया। इसका देखा जाए 11 में से 7/6 मतलब तो 7/6। तो इस तरह से 7 इस आ गया, सिग्मा 2 आ गया, सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सब आ गया।
तो अब सिग्मा वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो डाटा मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, 67 डिवाइड बाई 18 आ रहा है, 67 डिवाइड बाई 18। तो सिग्मा का वैल्यू इसको सोल्व करता हूँ, सिग्मा का वैल्यू जो मेरा ओवरऑल आ रहा है 1.93 का अप्रोक्स आ रहा है। तो टी का जो वैल्यू मेरा आ गया एक्सपेक्टेड टाइम वो 20 आ गया, और सिग्मा का जो वैल्यू आ गया 1.93 के अप्रोक्स आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना आ गया मेरा, दैट इज डी। कुछ नहीं, बस बेसिक फार्मूला था, टी इज इक्वल टू लगा देना है टी नॉट प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6। और अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट का निकालना है, एक सिर्फ यहाँ पे यही ध्यान देना है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का अगर निकालने रहा है तो TE1 प्लस TE2 प्लस टी एंड सो ऑन, इस तरह से समेशन करते हैं। लेकिन अगर सिग्मा निकालना रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना रहा है, इसको जब भी निकालते हैं तो अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से निकालते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही था। नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है, द क्रिटिकल पाथ इज नेटवर्क प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ क्या होता है नेटवर्क प्रोजेक्ट में, वो बता रहा है। इस पर जो बेस्ट है क्वेश्चन उसको देखते हैं। द क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क प्लान ऑफ ए प्रोजेक्ट, जो क्रिटिकल पाथ होता है किसी प्रोजेक्ट में वो क्या होता है वो बता रहा है। हेल्प इन प्लानिंग इफिशिएंट टाइम शेड्यूल, जो है हेल्प करता है प्लानिंग इफिशिएंट टाइम में शेड्यूल में, तो ये हेल्प करता है। इंडिकेट द शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इन द टाइम, शॉर्टेस्ट नहीं, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। मीन जब भी होता है तो ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है, तो इस तरह से हम, ये गलत हो गया। हेल्प इन द क्रशिंग द प्रोजेक्ट जुडिशियली, मीन्स जो क्रशिंग करने के लिए हम लोग अभी बोले थे, क्रशिंग करने के लिए जो मिनिमम कोस्ट स्लोप रहता है, मिनिमम कोस्ट स्लोप रहता है अलोंग द क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल पाथ में जिसका मिनिमम कोस्ट स्लोप होता है उसी का हम लोग वहीं से हम लोग क्रशिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से देख लिया जाए कि जो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं जब होगा तो ये लॉन्गेस्ट होगा, तो ये मेरा गलत है। क्रशिंग करते हैं क्रिटिकल पाथ के अकॉर्डिंग, मीन्स सही है, फर्स्ट भी सही हो गया था। हेल्प द इंक्रीजिंग डिसिप्लिन इन द एक्सक्यूशन, मीन्स ये भी सही है, एक्सक्यूट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ मेरा 2 गलत है, क्योंकि शॉर्टेस्ट नहीं, अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट रहता तो ये भी सही था, बट यहाँ शॉर्टेस्ट दिया हुआ है, जो कि क्रिटिकल पाथ हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो इस मेरा 2 गलत है। ऑप्शन क्या पूछ रहा है, करेक्ट इसमें कौन सा था, 2 को छोड़कर बाकी सब सही है, तो 2 को छोड़ के बस यही एक आ रहा है जिसमें 2 नहीं, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। साइट बुक, अब बोल रहा है कि साइट बुक क्या है। साइट बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, साइट बुक क्या है, साइट बुक कहने का मतलब साइट पर जो हम लोग यूज करते हैं बुक, इंजीनियरिंग साइट पर जो साइट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो साइट बुक क्या होता है। तो साइट बुक जो होता है, जो सीनियर का जो इंस्ट्रक्शन होता है, सीनियर का जो ऑर्डर होता है उसमें नोट किया जाता है, उसी को साइट बुक कहते हैं। तो साइट बुक इंस्ट्रक्शन ऑफ द साइट बुक ऑर्डर इज यूज टू रिकॉर्डिंग, किसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट उसमें नोट नहीं करते हैं साइट बुक में। रिक्वाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं, रिक्वाइजेशन इस पर नोट नहीं किया जाता। इंडेंडेंट फॉर मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड, जो मटेरियल ऑर्डर करना उसके लिए, ये भी नहीं, तो सिर्फ जो बेस इसको जो अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, जो सीनियर का जो हो गया, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, जो उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको इंटर करने के लिए, इसका नोट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए साइट बुक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस, जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता था, जो वो नहीं, जो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो FW टेलर के द्वारा, FW टेलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो FW टेलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सिंपल याद इसमें यही रखना है, अगर एफ से पूछ रहा है FW टेलर, तो FW टेलर मीन्स एफ है, एफ से इंडिकेट याद रखना है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बिट, एफ से FW टेलर, एफ से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को जो इंट्रोड्यूस किया था वो FW टेलर के द्वारा किया गया था, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 7.16 फिगर नंबर दिया हुआ है, 7.16 यही फिगर है, ठीक है, फिगर दिया हुआ है। सो द एरो डायग्राम फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, द एरो एडस इज नोन एज, जो एडस जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एडस सोचते हैं इसमें कौन, ABCE एडस है, एडस है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एडस डॉटेड है मीन्स डमी एक्टिविटी, इसको डमी एक्टिविटी कर सकते हैं। डमी एक्टिविटी क्या होता है, इसको नोट रिसोर्स मीन्स इसमें टाइम नहीं होता और रिसोर्स इसको जरूरत नहीं पड़ता, मीन्स नोट रिसोर्स नोट टाइम, इसी को डमी एक्टिविटी बोलते हैं, मीन्स डमी है, डमी मीन्स नोट, डमी मीन्स क्या हो गया, नोट टाइम, इसमें टाइम इसमें नहीं रहता है
और रिसोर्स, नॉट एनी रिसोर्स एंड नॉट एनी टाइम। तो इसका ऑप्शन डमी एक्टिविटी हो जाएगा, दैट इज डमी एक्टिविटी डी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज कॉन्ट्रैक्टर कैटर टू। जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, कैटर टू क्या बताता है, इंक्रीज इट रेट ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट मटेरियल। ओनली इंपॉर्टेंट मटेरियल को बताता है, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा वेरिएशन बताता है। तो वेरिएशन इन कॉस्ट इन मटेरियल एलिमेंट, लेबर एलिमेंट, मटेरियल एलिमेंट को, लेबर एलिमेंट के, एंड पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट एलिमेंट को, मीन्स तीनों को बताता है। जो वेरिएशन जो हुआ ना प्राइस वेरिएशन क्लॉज, तो तीनों को बताता है, दैट मीन्स बेस का अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वर्क साइट स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट मीन्स। वर्क साइट पे जो है जब वर्क साइट है तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट मीन्स क्या होता है वो पूछ रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ रिस्क टू एलिमिनेट फेलियर, रिस्क को मेजर करता है फेलियर को एलिमिनेट करने के लिए, तो ये नहीं होता है। अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स कर अब स्टैटिकल क्वालिटी क्या होता है कंट्रोल करने के लिए, बता रहा है कि क्या होता है, इसका मीन्स क्या है स्टैटिकल क्वालिटी। तो ये जो होता है ना थ्योरी प्रोबेबिलिटी का जो टेस्टिंग है वो इंस्पेक्शन करते हैं इससे। अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सैंपल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स एरर निकालने के लिए जो सैंपल टेस्टिंग होता है उसमें ये यूज होता है स्टैटिकल क्वालिटी, दैट इज वे इसका अप्रोप्रिएट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया आर प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट कॉस्टलियर देन दोज ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट इन situ आइटम दैट द प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट रिप्लेस। कहने का मतलब इसका ये है कि इंडिया में जो प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल जो होता है कॉस्टलियर होता है, इसलिए इसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। तो नहीं, जो प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल जो होता है वो कॉस्टलियर नहीं होता, मीन्स कह सकते हैं नॉट कॉस्टलियर, ये कॉस्टलियर नहीं होता, लेकिन रिप्लेस इस वजह से करते हैं कि इसमें रिपीटेड टाइम लगता है, मीन्स इसको रिपीट किया जाता है बार बार, इसीलिए इसको रिप्लेस किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यस बिकॉज ऑफ हैवी ओवरहेडेड एंड हैंडलिंग, यस तो होगा नहीं पहला, ये कॉस्टलियर नहीं होता है, जब भी होता है तो ये कॉस्टलियर नहीं होता, तो हम लोग कह सकते हैं ये कॉस्टलियर नहीं है। जब भी होगा तो नो बिकॉज ऑफ रिपीट मैन्युफैक्चर, हाँ रिपीट मैन्युफैक्चर होता है इसीलिए इसको हम लोग रिप्लेस करना पड़ता है। पहले तो नो हो गया, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा था। पहला था कि क्या कॉस्टलियर होता है, तो हम लोग बोल दिए कि नहीं कॉस्टलियर नहीं होता। तो फिर पूछ रहा है कंपोनेंट रिप्लेस क्यों किया जाता है, तो रिप्लेस करने का रिपीटेड मैन्युफैक्चर होता है, इसके वजह से रिप्लेस होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्या कहता है। मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क इज गिवन टू ए कॉन्ट्रैक्टर। कह रहा है कि मोबिलाइजेशन एडवांस जो है, मोबिलाइजेशन मतलब एडवांस दिया जाता है 10% कॉन्ट्रैक्टर को, कॉस्ट ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया जाता है वो पूछ रहा है। तो ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क एट साइट फॉर पेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय हिम, जो लोन लिया जाता है उसको कमेंस करने के लिए, तो नहीं 10% उसके लिए नहीं दिया जाता। फॉर द परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को परचेज करने के लिए, तो ये भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के भी नहीं दिया जाता है। इसमें ऑल चीज़ जो होता है इसके लिए ऑल पर्पस के लिए दिया जाता है। 10% जो दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो ऑल पर्पस इसमें इंक्लूड रहता है। तो फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टू लेबर को एडवांस सिर्फ देने के लिए, तो वो जो 10% दिया जाता है उसमें वो कुछ भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं रहता। तो फॉर ऑल एक्टिविटी, देखो इसमें दिया हुआ है फॉर ऑल एक्टिविटी टू स्टार्ट द वर्क एट द साइट ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट, मीन्स डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज करने के लिए जितना भी उसको साइट पे ज़रूरत पड़ता है वो किसी में भी यूज कर सकता है वो 10% को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को 10% दिया जाता है, तो किसी लेबर में नहीं, किसी मटेरियल के लिए नहीं, स्पेशली किसी के लिए नहीं दिया जाता, वो किसी चीज़ में एक्टिविटी में यूज कर सकता है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड एट 5% फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। कह रहा है कि एक सिक्योरिटी डिडक्ट किया जाता है 5% कॉन्ट्रैक्टर से, क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या काम है, या उसी में कह रहा है क्वेश्चन कि सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड एट 5% फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बिल इज रिफंडेड। रिफंड तो होता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर हैज कंप्लीट द वर्क, जब वर्क कंप्लीट कर लेता तो क्या वो रिफंड कर जाता 5%, नहीं, तुरंत नहीं किया जाता, इसके एक टाइम फिक्स होता है जिसके बाद से इसको रिटर्न किया जाता है, किसी एक फिक्स टाइम के बाद ही रिटर्न किया जाता है। रिफंड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इवन बिफोर नहीं, बिफोर तो कभी हो नहीं सकता, जब भी होता है तो एक फिक्स टाइम के बाद इसको रिफंड किया जाता है। रिटर्न टिल द एक्सपेक्टेड लाइफ के टिल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ से 100 ईयर, 100 साल बाद, 100 साल तो काफ़ी टाइम होता है ना, 100 ईयर एट द स्पेंट ऑफ मेंटेनेंस, 100 ईयर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलता है
उसके लिए उतना टाइम नहीं है, उससे कम टाइम ही होगा। रिफंड व्हेन द डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये सही है, क्योंकि जो डिफेक्ट पीरियड जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जब कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रोजेक्ट है उसका जो डिफेक्ट पीरियड है लगभग 6 मंथ का, वो अगर वो पूरा हो जाए, या फिर वन मानसून पूरा हो जाए, या डिफेक्ट पीरियड जो 6 मंथ का वो पूरा होगा, विच एवर लेटर, जो जल्दी आ जाए उसी के बाद उसका जो 5% जो रिडक्शन किया गया था सिक्योरिटी डिपॉजिट वो रिफंड कर दिया जाता है, दैट इज डी। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड जो होता है ऑप्शन देखते हैं क्या है, द फंड फॉर रीबिल्डिंग ए स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर, जब इसका इकोनॉमिक लाइफ ओवर हो जाए तो जो फंड होता है उसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। हाँ तो यही तो है इसका, द पार्ट ऑफ द मनी केप्ट रिवर्स फॉर फंड प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रक्चर। जो जो सिंकिंग फंड होता है, सिंकिंग फंड होता है द फंड फॉर रीबिल्डिंग ए स्ट्रक्चर विच व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर, अगर इकोनॉमिक का लाइफ ओवर हो तब ये नहीं है। राइज टू मीट द मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए यूज नहीं किया जाता सिंकिंग फंड को। द टोटल सम टू बी पेड टू द म्युनिसिपल अथॉरिटी बाय द टेनेंट नहीं, ए पार्ट ऑफ मनी केप्ट इन रिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। एक एडिशनल मनी होता है, पार्ट ऑफ मनी होता है जो एडिशनल जो मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, उसी में यूज किया जाता है, वो पूछ रहा है तो उसमें यूज किया था। तो जो ओवरऑल इसमें अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में, तो सिंकिंग फंड जो होता है रीबिल्डिंग के लिए, जो रीबिल्डिंग करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इकोनॉमिक लाइफ ओवर हो जाए तो रीबिल्डिंग के लिए जो रखते हैं, जो दिया जाता है उसी को सिंकिंग फंड बोलते हैं। हमें रीबिल्डिंग में यूज होता है, इकोनॉमिक लाइफ ओवर होने के बाद जो रीबिल्डिंग करते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर को दिया जाता है। मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट के देखा जाए, ए कॉन्ट्रैक्टर हैज 2 ऑप्शन, फर्स्ट है इन्वेस्ट हिज मनी इन प्रोजेक्ट ए, सेकंड इन्वेस्ट हिज मनी इन प्रोजेक्ट बी। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि एक इन्वेस्ट करे ए में या इन्वेस्ट करे बी में। उसको इन्वेस्ट करना है कुछ पैसा, कुछ मनी इन्वेस्ट करना, तो कहाँ इन्वेस्ट करे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा। आगे पढ़ते हैं क्या कहने का मतलब इसका है। इफ ही डिसाइड टू इन्वेस्ट ए ऑफ मनी रुपीज इन्वेस्ट अज्यूम टू बी डबलिंग हिज मनी इन 10 ईयर, अगर ए में इन्वेस्ट करता है तो 10 ईयर में दोगुना हो जाता है, ठीक है। इफ डिसाइड इन्वेस्ट इन बी अज्यूम टू बी मेकिंग हिज मनी 1.5 टाइम्स इन 5 ईयर, अगर बी में इन्वेस्ट करता है तो 5 ईयर में 1.5 टाइम्स हो जाता है। अगर उसके पास मनी पी है तो 5 ईयर में 1.5 पी हो रहा है बी में, और ए में करता है तो 2 पी हो रहा है 10 ईयर में। लेकिन बोल रहा है इफ कॉन्ट्रैक्टर वैल्यू हिज मनी एट 10% इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो अपने पास अगर रखता है मनी को तो उसका जो इंटरेस्ट है मनी का वो 10% इंटरेस्ट रेट से है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट किस में है। तो सबसे पहले 10% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसका मनी जो है 10 ईयर में कितना हो जाएगा। तो 10% इंटरेस्ट के बाद अगर 10 पर देखा जाए तो लीनियर को ही देखें तो पी अगर उसका मनी इनिशियल मनी 10% इंटरेस्ट पे देखा जाए तो वो 1 हो गया, प्लस 10 ईयर के लिए देखते हैं। तो 10 ईयर के लिए देखा जाए मीन्स 10, तो इसको सॉल्व करते हैं तो p इंटू 1.1 टू द पावर 10, इसको करें तो 2.6 अप्रोक्स आ रहा है, 2.6 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो इसका खुद का जो इन्वेस्ट है 10% इंटरेस्ट पे, तो 10 ईयर के बाद जो इसका मनी है वो 2.6 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 2.6 टाइम्स आ रहा है 10 ईयर में। लेकिन जो इन्वेस्ट अगर ए में करते हैं तो 10 ईयर में कितना आ रहा था, मेरा 2p ही आ रहा था, मीन्स दोगुना आ रहा था, तो इससे तो ज़्यादा ही है ना। तो फिर ए में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्यों करेगा जब ऑलरेडी यहाँ पे 2.6 आ रहा था, तो इसलिए ए में नहीं करेगा। बी का चेक करते हैं, बी में क्या कर रहा, बी में कह रहा था अगर बी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 ईयर में मेरा 1.5 टाइम्स आ जाएगा, 5 ईयर में 1.5 टाइम्स आ जाएगा। तो हम 5 टाइम्स में इसका इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना होता है। 5 टाइम्स में निकाला जाए तो p इंटू 1 प्लस 0.5 टू बाई पावर 10, सॉरी 10 नहीं, यहाँ इंटरेस्ट रेट तो 10 है ना, तो P5 इज इक्वल टू P दिया हुआ इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ था, फॉर्मूला जो लीनियर का होता है Pn इज इक्वल टू P1 प्लस आई टू द पावर n, इसी पे हम लोग बैठा रहे हैं। तो P दिया हुआ मान इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल जो पेमेंट P है 1 प्लस आई मेरा 10% दिया हुआ है, n कितना अभी 5 ईयर के लिए निकालना, तो 5, तो यहाँ से करते हैं 1.1 के पावर
इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ सोल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा है 1.6 आ रहा है, 1.61 पी आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पी का जो 5 ईयर में जो आ रहा है इसका खुद का जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका आ रहा है 1.61 आ रहा है, 1.61 पी आ रहा है। जबकि अगर बी में इन्वेस्ट करता तो जो इसको क्या मिलता, 1.5 पी मिलता। तो ये ज़्यादा है किससे, 1.5 से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए में इन्वेस्ट करता है तो उसको 2 पी मिलता, और बी में इन्वेस्ट करता तो 1.5 पी मिलता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं इन्वेस्ट करता तो 10 साल के बाद जो उसको है खुद का 2.6 पी मिलेगा, और 5 साल के बाद जो उसका 1.6 पी मिलेगा। तो फिर इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। तो कहने का मतलब है कि दोनों में किसी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, शुड इन्वेस्ट इन नाइदर ऑफ द टू प्रोजेक्ट। हाँ, शुड इन्वेस्ट किसी में नहीं इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि पहला ही 2.6 टाइम्स आ रहा है 10 के बाद, और 5 ईयर के बाद 1.6 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देर आर 3 पैरेलल पाथ in a part of the network between a bursting nodes and the next merging node with only one activity in each path. The minimum number of dummy arrow needed will be. कहने का मतलब इसका ये है कि एक मर्जिंग एक्टिविटी है और एक मर्जिंग इवेंट है, एक बस्टिंग इवेंट है। मर्जिंग इवेंट क्या होता है, मर्जिंग इवेंट ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे मोर देन वन एक्टिविटी मर्ज करता है, और बस्टिंग इवेंट वैसा इवेंट होता है जहाँ से मोर देन वन एक्टिविटी लीव करता है, मीन्स बाहर निकलता है। तो यहाँ कह रहा है यही कि नेटवर्क है बस्टिंग नोड्स एंड द नेक्स्ट मर्जिंग नोड, एक बस्टिंग नोड है, एक मर्जिंग नोड है। यहाँ से 3 एक्टिविटी निकल रहा है विथ ओनली वन एक्टिविटी इन ईच पाथ, 3 पैरेलल है। तो इसमें अगर इसको मर्ज कराएं, एक मर्ज कर रहा है तो बोल रहा है कि कितना डमी एक्टिविटी इसमें चाहिए। तो यहाँ से 3 निकला, बट यहाँ पे मर्ज करने के लिए अगर हम यहाँ पे चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है। तो हम लोग डमी एक्टिविटी इसमें कितना होना चाहिए, तो डमी एक्टिविटी कितना होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट मिलने के लिए मोर देन वन अगर होता है तो एरर आ जाता है। ये मान लीजिए प्रोजेक्ट ये इवेंट बी है, ये इवेंट ए है, तो टोटल जो मेरा डमी एक्टिविटी हो जाएगा वो एक ये हो गया और एक ये हो गया, मीन्स 2 हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 3 पैरेलल पाथ है, 3 पैरेलल पाथ है। अगर 3 को पैरेलल पाथ निकाल लेते हैं और इसमें अगर मर्ज करना है तो इसमें एक ही पाथ इसमें मर्ज करेगा, बाकी 2 को नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि एरर हो जाएगा। तो हम लोग 2 डमी एक्टिविटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, मैचिंग का है। मैचिंग में क्या कर रहा है, एक्टिविटी टाइप दिया हुआ, प्रॉपर्टी दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या, द क्रिटिकल एक्टिविटी टू बी क्रस्ट फर्स्ट टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल एक्टिविटी को पहले क्रस्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं, जिसका कॉस्ट स्लोप सबसे मिनिमम होता है। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा होता है, जिसका टोटल फ्लोट 0 होता है। डमी एक्टिविटी वैसा एक्टिविटी होता है जिसमें टाइम और रिसोर्स नहीं हो, 0 हो। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या, इट्स हैज़ फ्लोट, इट हैज़ लिस्ट कॉस्ट स्लोप है। ऑप्शन तो लग रहा है लिस्ट कॉस्ट स्लोप। लिस्ट कॉस्ट स्लोप जहाँ से हम लोग क्रैशिंग शुरू करते हैं, मीन्स 1 का 2 हो जाएगा। इट मेंटेन्स लॉजिक ऑफ नेटवर्क, सिर्फ लॉजिक को मेंटेन करते हैं, दैट इज डमी एक्टिविटी, तो सी का 3। इट हैज़ नो फ्लोट, किसका फ्लोट नहीं होता, तो क्रिटिकल एक्टिविटी का। तो क्रिटिकल एक्टिविटी का फ्लोट नहीं होता, मीन्स बी का 4 हो गया। अब फ्लोट किसका रहता है, सब क्रिटिकल एक्टिविटी का। तो कह रही है कि 1 का 2, बी का मेरा 4, सी का 3, डी का 1, 2 4 3 1। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 3 1, तो 2 तो फर्स्ट में ये 2 4 3 1, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, फिगर दिया हुआ, इंडिकेट ए प्रोजेक्ट नेटवर्क नंबर एबव ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट इट्स नॉर्मल ड्यूरेशन। जो नंबर दिया हुआ एक्टिविटी के ऊपर वो ड्यूरेशन निकल रहा था। तो क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है कौन सा, तो हम लोग क्या जानते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हम लोग पहले क्रिटिकल एक्टिविटी निकालेंगे। क्रिटिकल एक्टिविटी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल फ्लोट जिसका 0 होगा, टोटल फ्लोट जिसका 0 होता है वो एक्टिविटी को हम लोग जिस इवेंट का टोटल फ्लोट अगर 0 हो जाए, जिस इवेंट का टोटल फ्लोट 0 हो जाए, इस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट 0 हो जाए, जिस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट 0 हो जाता है उसको हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, इसको TE निकालते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट टाइम।
या फिर सबसे सिंपल देखते हैं किस पीरियड किस पाथ के अकॉर्डिंग जो है ड्यूरेशन मैक्सिमम आ रहा है। मीन्स मैक्सिमम ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है उसको अकॉर्डिंग जो होता है, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन देखते हैं तो 1 2 1 3 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से देखा 3 1 4 4 6 10, यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 2 5 3 8, यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ पे 7 4 11, यहाँ 11 आ गया, 11 9 20, इधर से देखा जाए तो 10 8 18 मीन्स 11 9 20 20 10 30। तो कहने का मतलब यहाँ पर देख ले जो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आ रहा है मेरा, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आ रहा है वो इस अकॉर्डिंग के पाथ आ रहा है, इस पाथ के अकॉर्डिंग आ रहा है। मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे देखा जाए तो 11 आ गया, यहाँ पे 10 ही आ रहा था तो मिनिमम था ये, यहाँ पे 11 है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ गया था, 3 1 4 आ गया था, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। तो इस पाथ के अकॉर्डिंग जो मेरा आया मीन्स ये पाथ जो आ गया वो मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया। तो 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8 दैट इज बी। सिंपल इसमें यही करना, जो क्रिटिकल पाथ होता है, क्रिटिकल पाथ जो होता है हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ जो होता है हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन है उसी को चेक कर लेना किस में आता है। इसको सिंपल अगर और डिटेल्स में निकालना तो टोटल फ्लोट निकाल लेते हैं। टोटल फ्लोट अगर जिसका 0 होता है उस एक्टिविटी को हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ कहते हैं। उस क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं, तो उस एक्टिविटी के लॉन्ग जो पाथ बनता है उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ कहते हैं। क्रिटिकल पाथ हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। फॉर एन एक्टिविटी आई जे द अर्ली इवेंट, फॉर एन एक्टिविटी आई जे द अर्ली इवेंट टाइम एट आई जे एंड द लेट इवेंट टाइम मीन्स टी का दिया हुआ, टी एल दिया हुआ है, आई एंड जे का रिस्पेक्टिवली 5 24। करने का मतलब इसमें यह है कि दो एक्टिविटी दिया हुआ आई और जे। ठीक है, मान लीजिए एक एक्टिविटी ये है, एक एक्टिविटी ये है, ये मान लेते आई है, ये मान लेते हैं जे। तो दिया हुआ क्या है, टू फॉर एन एक्टिविटी आई जे द अर्ली इवेंट टाइम, इसका जो इवेंट टाइम है टी ई जो दिया हुआ है आई एंड जे इवेंट टाइम, इसका टी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 5 और 5 दिया हुआ है, इसका 24 दिया हुआ, 5 और 24 दिया हुआ। और लेटरल टाइम कितना दिया हुआ, टी एल का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 9 और इसका दिया हुआ टी एल का 29। तो पूछ रहा है आपकी फ्री फ्लोट कौन होगा, टोटल फ्लोट कितना होगा, इंटरफेरेंस फ्लोट कौन होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट कौन होगा। तो अलग अलग दिए हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला सिंपल इसमें एक बेसिक याद रखना है। ट्रिक्स इसका क्या है, ये टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट का एक ट्रिक्स है। अगर ये मेरा जे इवेंट है और ये मेरा आई है, ये जे है और ये आई है, तो यहाँ से याद रखना एल ई ई, एल ई, और इसके बाद यहाँ से शुरू करना एल ई ई, ये माइनस ये कर देना है, और इसमें ओवरऑल कितना टाइम ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट जो हो गया ये टोटल फ्लोट का हो गया, ये जो हो गया फ्री फ्लोट का हो गया, ये इंडिपेंडेंट फ्लोट का हो गया। इसको और ट्रिक्स याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, तीनों का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो जाता है एल ई ई, यहाँ से भी याद रखना एल ई, और इसमें से सबका क्या करना टाइम ड्यूरेशन। ये सिर्फ यह इसमें याद ये रखना है कि जो फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो जे की इंडिकेट करता है, और सेकंड कॉलम जो होता है वो आई को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एल माइनस ई माइनस टी आई हो गया टोटल फ्लोट, ई माइनस टी आई हो गया फ्री फ्लोट, एंड ई माइनस एल इज इक्वल टू ये हो गया इंडिपेंडेंट फ्लोट। एक और होता है इंटरफेरेंस फ्लोट। इंटरफेरेंस फ्लोट जो होता है, इंटरफेरेंस फ्लोट जो होता है वो क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट इज इक्वल टू इंटरफेरेंस फ्लोट। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, दोनों टेबल दिया हुआ था मेरा, इसका दिया हुआ था 5 और ये दिया हुआ था 9, इसका दिया हुआ था 24 और 29। तो हम लोग फ्री सबसे पहले टोटल फ्लोट निकालते हैं। टोटल फ्लोट बराबर क्या आ जाता है, टोटल फ्लोट बराबर हम लोग क्या देखें एल माइनस ई, तो एल माइनस ई, एल किसका था, ये जे का था, ये आई का था, एल जे का निकालते हैं, एल जे कितना हो गया 29, एल जे का 29 और आई का कितना हो गया ई, आई का ई निकालते हैं तो -5, ड्यूरेशन कितना दिया हुआ था 6, ड्यूरेशन 6 दिया हुआ तो -6, 6 5 11 माइनस 29 कितना हो गया 11 माइनस 29 हो गया, 11 माइनस 29, 6 5 11 माइनस 9 1 4 8 में से 18,
तो यहाँ से देखा जाए तो टोटल फ्लोट मेरा कितना हो गया, 29 माइनस 6 ये हो गया। सॉरी फ्री फ्लोट नहीं, तो फ्री फ्लोट ये हो गया टोटल फ्लोट 29 माइनस 5 माइनस 6, तो ये 18 हो गया। तो ये हो गया 4 का 18 हो गया। और अगर फ्री फ्लोट निकालें यहीं से तो फ्री फ्लोट बराबर क्या होता है, ई माइनस ई। तो ई कितना था वहाँ पे 20, उधर का जो ई था जे का वो कितना था 24, और इधर कितना था मेरा 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 माइनस 6। तो यहाँ से जो आ गया 6 5 11, तो यहाँ से आ गया 13, मीन्स जो फ्री फ्लोट हो गया वो 13th हो गया। इंटरफेरेंस फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। 13 माइनस 5 कितना हो गया 18। इंटरफेरेंस से भी बताएं कि टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, तो इंटरफेरेंस में हो गया 13 माइनस 5, तो ये हो गया 5। इसे कह सकते हैं कि ए का फ्री फ्लोट हो गया 13, टोटल फ्लोट 18। तो ए का 3 4 1 ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ से मिला, 3 4 1 दैट इज बी इसका करेक्ट हो गया। तो सिंपल इसमें याद यही रखना है, एक ट्रिक याद रखना है, एल ई फर्स्ट बार में एल ई, सेकंड बार में एल नीचे से ई ऊपर की ओर, और इसमें ड्यूरेशन सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना, टोटल फ्लोट निकल जाएगा। और एक और फॉर्मूला क्या होता है इंटरफेरेंस फ्लोट का, इंटरफेरेंस फ्लोट का होता है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल फ्लोट में से तो आ गया इंटरफेरेंस फ्लोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, सीपीएम नेटवर्क हेल्प टू इंजीनियर। सीपीएम नेटवर्क जो है इंजीनियर को किस चीज़ में हेल्प करता है वो पूछ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेट हिज अटेंशन ऑन क्रिटिकल एक्टिविटी, जो इंजीनियर का जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करता है क्रिटिकल एक्टिविटी पे, ये सही है। क्रिटिकल पाथ, डाइवर्ट द रिसोर्स फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एडवांस एक्टिविटी टू क्रिटिकल एक्टिविटी, जितना भी रिसोर्स है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो है उसको डाइवर्ट कर रहा है क्रिटिकल एक्टिविटी में, तो ये भी करता है, प्रॉफिट हो जाता है। वी कंटिन्यूअस इन अवॉइडिंग एनी डिले इन द क्रिटिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट जो है, जो डेली प्रोजेक्ट जो है, मतलब डिले जो होता है टाइम का, वो अवॉइड करता है क्रिटिकल पाथ, तो ये भी सही है। बस 1 2 3 तीनों जो है हेल्प करता है इंजीनियर को, तो 1 2 3 बोथ 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, दैट इज डी। नेक्स्ट है पर्ट, क्या पूरा कंसिडर द फॉलोइंग पर्ट। पर्ट क्या होता है, टेक केयर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कंप्लीशन टाइम। जो पर्ट है वो अनसर्टेनिटी करता है वो, तो इसमें देखा जाए तो टेक केयर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कंप्लीशन टाइम, तो सही अनसर्टेनिटी इसमें ज़्यादा रहता है। पार्ट में रिक्वायर सिंगल टाइम स्टूडेंट, सिंगल टाइम नहीं, जो पार्ट में जो होता है वो 3 टाइम होता है, पार्ट में जो होता है 3 टाइम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा 2 गलत। इट यूजफुल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाँ ये जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल होता है, तो ये सही है, ये सही है। मेरा 2 गलत था, यहाँ पे 3 सिंगल टाइम नहीं 3 टाइम होगा, तो 1 और 3 सही। यूज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हाँ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो सीपीएम होता है, सीपीएम जो होता है इसमें एक सीपीएम मेथड होता है, सीपीएम सिंगल टाइम एस्टीमेट होता है, और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट उसके लिए सीपीएम के लिए है। सीपीएम में सिंगल टाइम होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो मेरा गलत है इसमें वो सिर्फ यही है कि सिंगल टाइम दिया हुआ है, 3 टाइम नहीं दिया हुआ, तो सिंगल टाइम नहीं होगा, यहाँ पर 3 टाइम होगा। इसके बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर शो करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सही है। तो इस तरह से देखा जाए कि 2 को छोड़ के बाकी सब सही है, 2 को छोड़ें किसमें 1 3 4 दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अभी आया था, एफ से याद करने के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो एफ से एफ बोले तो एफ डब्ल्यू टेलर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इन रिसोर्स लेवलिंग, द रिसोर्स लेवलिंग टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज रिड्यूस। रिसोर्स लेवलिंग में जो है जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होता है वो रिड्यूस करता है, वो पूछ रहा है। तो इसमें रिड्यूस नहीं करता, जो रिसोर्स लेवलिंग में जो होता है टोटल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट इज रिड्यूस नहीं करता है। यो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज इंक्रीज, यूनिफॉर्म डिमांड रिसोर्स इज अचीव्ड, ये यूनिफॉर्म डिमांड अचीव करता है रिसोर्स लेवलिंग, दैट इज सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ 10,000, इट सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर के बाद उसका जो सैल्वेज वैल्यू है 1000 है। इट्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर ऑफ द यूजफुल लाइफ
एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ इवेल्युएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से बुक वैल्यू निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या करता है, बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है सी इनिशियल माइनस जो बुक वैल्यू कितना ईयर के पूछ रहा है एम टाइम्स इनटू डिप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, हो गया सी आई माइनस एम टाइम्स और डी एम का वैल्यू। ठीक है, सी आई हो गया इनिशियल कॉस्ट, एम हो गया जो बुक वैल्यू पूछ रहा है कितना ईयर के बाद वो हो गया, और डी एम ने डिप्रिसिएशन आफ्टर एम ईयर। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकालते हैं, कितना दिया हुआ, एम दिया हुआ 2 दिया हुआ, सी आई दिया हुआ 10,000, डी एम नहीं, तो डी एम निकालते हैं। डी एम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी एम होता है डिप्रिसिएशन, क्या होता है इनिशियल माइनस साल्वेज डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। तो टोटल यूजफुल लाइफ कितना होगा यहाँ से, सी आई माइनस सी एस डिवाइड बाई एन। तो सी आई कितना दिया हुआ 10,000, आई कितना दिया हुआ, सेल्वेज वैल्यू कितना दिया हुआ 1,000, एंड एन दिया हुआ है मेरा 5 ईयर। तो यहाँ से सॉल्व किए 10,000 माइनस 1,000 9,000 बाई 5, 9 बाई 5 हो गया 9,000। तो डी जो डी का वैल्यू आ गया वो 9,000 डिवाइड बाई 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, हम लोग का बुक वैल्यू निकालना था ना, तो बुक वैल्यू बराबर अभी लोग देखें सी आई माइनस एम टाइम्स डी एम। तो सी आई दिया हुआ मेरा 10,000, एम दिया हुआ 2 और डी एम का हो गया 9,000 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, और 6400 हो रहा है, 6400 और दैट इज सी। सिंपल, इसमें याद रखना है स्ट्रेट लाइन मेथड से पूछ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से जो बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो सी इनिशियल माइनस एम टाइम्स डिप्रिसिएशन, सी इनिशियल माइनस एम टाइम्स डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना होता है, डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू होता है वो इनिशियल माइनस साल्वेज डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। इसी फार्मूला पर बैठा करके सॉल्व कर देना, निकल जाएगा 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर फैक्टर, प्रोजेक्ट आर ऑफ द नॉन रिपीटेड टाइप, नॉन रिपीटेड टाइप, टाइम रिक्वायर्ड नीड नॉट बी नोन, टाइम रिक्वायर्ड इज नोन, इवेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर प्लानिंग, एम्फेसिस इज गिवन टू एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, पूछ क्या रहा है इसमें, तो पार्ट इज प्रीफर्ड फॉर प्लानिंग बिकॉज ऑफ, अच्छा पार्ट पूछ रहा है कि पार्ट में प्रीफर करते हैं, किस लिए प्रीफर करते हैं वो पूछ रहा है। तो पार्ट का जो प्रॉपर्टीज है इसमें कौन कौन सा हो सकता है वो पूछ रहा है। तो पार्ट का इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, प्रोजेक्ट आर ऑफ नॉन रिपीटेड टाइप, सही है, नॉन रिपीटेड होता है, रिपीटेड होता है सीपीएम में, सीपीएम जो प्रोजेक्ट होता है वो रिपीटेड टाइप होता है, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया हुआ है सीपीएम का जो प्रोजेक्ट होता है वो रिपीटेड टाइप होता है, बट पार्ट में जो होता है नॉन रिपीटेड टाइप होता है। तो नॉन रिपीटेड हो गया तो पार्ट हो गया, पार्ट में हो गया नॉन रिपीटेड टाइप। टाइम रिक्वायर्ड नीड नॉट बी नोन, जो टाइम रिक्वायर्ड जो है उसमें नहीं पता रहता, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत रहता है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहता है, टाइम रिक्वायर्ड नॉट बी फाउंड, ये सही है। टाइम रिक्वायर्ड इज नोन, टाइम रिक्वायर्ड नोन नहीं रहता। इवेंट हैव बीन इस्टेब्लिश फॉर प्लानिंग, जो इवेंट है इवेंट्स हैव बीन इस्टेब्लिश फॉर प्लानिंग, इवेंट को प्लान करते हैं इसको अथी करने के लिए। तो पार्ट हम लोग जानते हैं जो पार्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, पार्ट जो होता है इवेंट ओरिएंटेड होता है, और सीपीएम जो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड होता था। पार्ट के लिए पूछ रहा है तो पार्ट इवेंट के लिए हो गया। तो इस तरह से देखा जाए कि नॉन रिपीटेड मेरा पार्ट के लिए सही है, टाइम रिक्वायर्ड नॉट बी अनसर्टेनिटी ज़्यादा था, एक सही है, 2 सही है, 3 ये गलत है, और 4 इवेंट के लिए तो ये सही है, इवेंट के लिए तो पार्ट के लिए सही है। तो 1, 2 और 4। और 5वां नंबर क्या कर रहा है, 5वां नंबर कर रहा है एम्फेसिस इज गिवन टू एक्टिविटी, एक्टिविटी होता है सीपीएम के लिए, तो ये गलत है। तो ये पार्ट हो गया मेरा सीपीएम के लिए, और ये पार्ट मेरा हो गया टाइम रिक्वायर्ड, ये थर्ड पार्ट हो गया सीपीएम के लिए। तो 1, 2 और 4 मेरा हो गया पार्ट के लिए। तो 1, 2, 4 देख लेते हैं किसमें, 1, 2, 4 दैट इज ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का, मैचिंग में क्या कर रहा है, मैचिंग में क्या कह रहा है ये, अच्छा बहुत मैचिंग में डिफिनीशन दिया हुआ है अलग अलग का, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंटरफेरिंग फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो अभी हम लोग देखें टोटल फ्लोट का डिफिनीशन क्या था, एल माइनस ई, फ्री फ्लोट क्या था, ई माइनस ई, और इंटरफेरिंग तो टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट था, इंटरफेरिंग फ्लोट टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट फ्लोट एल ई था तो ई माइनस एल। बोला अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इट्स सक्सेसिव एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम अपन, ये ई दिया हुआ है मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम मीन्स ई, तो ये हो जाएगा फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट इसमें कहाँ दिया हुआ है, फ्री फ्लोट, तो ए का हो गया 2।
टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी पीरियड मेंटेन्स माइनस द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो टोटल जो एक्टिविटी हो गया वो क्या हो गया, टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी परफॉर्मेंस माइनस द ड्यूरेशन। तो ये हो गया मेरा टोटल फ्लोट का, ये जो हो गया मेरा टोटल फ्लोट का हो गया डिफिनीशन। एक्सेस ऑफ मिनिमम अवेलेबल टाइम ओवर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन। डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्टिविटी हो गया, डिफरेंस किसका होता है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्लोट का। मीन्स डी का 3, ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और डी का मेरा दिया हुआ इंटरफेयरिंग होता है डिफरेंस, तो डी का 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन देखते हैं किसमें, 2 1 4 3। ये डिफरेंस दिया हुआ तो यहाँ से याद हो जाएगा डिफरेंस किस में होता है, इंटरफेरेंस में होता है। यहाँ से याद रखना सिंपल एक फार्मूला हम लोग इसमें देखें, ट्रिक्स क्या था, एल ई, ये सिर्फ याद रखना, एल ई एक बार नीचे ऊपर से और एक बार एल ई नीचे से। मीन्स जो दो कॉलम बनाना एल ई का और इसमें माइनस कर देना अगर टाइम ड्यूरेशन, तो होता टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन आ गया वो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। डिवन टी दिया हुआ, टी एम दिया हुआ, एन दिया हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, मीन टाइम दिया हुआ, नोट दो। तो पूछ क्या रहा है इसमें, अच्छा पूछ क्या रहा है इसमें, द गिवन द स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पूछ रहा क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो ऐसे हम लोग सीपीएम में जानते हैं क्या होता है, टीपी माइनस टी नोट बाई 6 होता है। टीपी हो गया पेसिमेस्टिक टाइम, टीओ हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। लेकिन एक और जो होता है इसमें जो दिया हुआ स्टैंडर्ड टाइम, तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम का, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका जो स्टैंडर्ड टाइम का जो फॉर्मूला हो गया इसमें वो ये हो गया, दैट इज डी। ये कुछ नहीं, इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला पूछ रहा, तो समेशन ऑफ टी एक्स माइनस इसको एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम में, आरसीसी में जैसे यूज होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई मीन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फार्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का, दैट इज डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर 119, फॉलोइंग द फ्लो नेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन बाई, इसको और जूम अगर करके देखा जाए तो क्या बोल रहा है, द फ्लो नेट एक्टिविटी नेटवर्क दिया हुआ प्रोजेक्ट इज गिवन बाई इतना, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी एंड इंडिकेट अलोंग द एरो। ड्यूरेशन दिया हुआ तो पूछ क्या रहा है इसमें, द क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है। तो क्रिटिकल पाथ का क्वेश्चन पहले भी आया था। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इसमें निकालते हैं, किसमें होगा, या फिर टोटल फ्लोट जिस एक्टिविटी का जीरो हो जाए, टोटल फ्लोट जिस एक्टिविटी का जीरो हो जाए उस एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी का पाथ निकालते हैं, सबसे पहले टी निकालेंगे और फिर टी एल निकालेंगे, दोनों का। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि किसके अलोंग, किस पाथ के अलोंग जो ड्यूरेशन है मैक्सिमम आ रहा है, तो किसके अलोंग ज़्यादा मैक्सिमम आ रहा है। तो चेक करते हैं, 8 यहाँ पे 10 है, 15 है, तो यहाँ से अगर लाया जाए तो 10 8 18 हो जाएगा। यहाँ से 8 9 17 11 तो 18, तो यहाँ से अगर चला जाए ये पाथ मैक्सिमम यहाँ तक आ गया। इसके बाद 14 12 तो 26, और यहाँ से अगर देखा जाए 13 15 तो 28, तो इधर ही मैक्सिमम आ रहा। मीन्स कहा जाए 1 3 6 1 3 6 8 9 1 3 6 8 9 1 3 6 8 9 देख लेते हैं इसमें कौन सा है, 1 3 6 8 9 1 3 6 8 9, दैट इज सी लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। तो क्रिटिकल पाथ सिंपल सा निकालने के लिए क्या होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। बस हम लोग चेक करते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कौन सा है बस। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग एक्टिविटी इन ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, द कंक्रीटिंग ऑफ रूफ स्लैब। अच्छा बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग एक्टिविटी पूछ रहा है, एक्टिविटी इसमें कौन सा है, द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रूफ स्लैब, जो कंस्ट्रक्टिंग हो रहा है रूफ स्लैब का, वो कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रूफ स्लैब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रिक जेलिड लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग, इलेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क फॉर स्लैब, द इरेक्शन ऑफ फ्रॉमवर्क ऑफ स्लैब, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापेट वॉल इन द टेरेस, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी। अच्छा ये पूछ क्या रहा है कि सीक्वेंस पूछ रहा है कि कौन सा एक्टिविटी जो होगा सबसे पहले होगा, और उस तरह से सीक्वेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो एक्टिविटी है बिल्डिंग बन रहा है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, उसमें जो एक्टिविटी होगा सबसे फर्स्ट स्टेप में कौन सा होगा, सीक्वेंस में अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इरेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। सबसे पहले तो हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो इरेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे,
सबसे पहला स्टेप मेरा इसमें कौन सा हो गया, तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब। जब फ्रेमवर्क बन गया उसके बाद उसको कंक्रीटिंग करेंगे। मीन्स पहला हो गया 3 एक नंबर पे, इसके बाद 2 नंबर पे। उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पारापेट। पारापेट कंस्ट्रक्शन कब होता है, स्लैब कंस्ट्रक्शन फाइनल होता है उसके बाद। तो ब्रिक जेली लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग करने के बाद सबसे पहले मेरा ये हो गया, उसके बाद फर्स्ट में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, थर्ड में ये हो गया और सबसे लास्ट में 4 हो जाएगा। तो 3 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3 1 2 4 दैट इज सी। सीक्वेंस पूछ रहा था, सबसे पहले जो होता है फॉर्मवर्क होगा, इसके बाद क्या होगा, कंक्रीटिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रिक वर्किंग होगा, उसके बाद जो होगा पैरापेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं। इस पार्ट में हम लोग देख लिए 81 से लेकर के 121 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको इतना ही रहने देते हैं, जब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए।